हेलो दोस्तों, मैं क्रिस्टी। आज के वीडियो का फोकस है नैतिक सच्चाई, जो शब्द शायद आपने सुना होगा। धर्म से जुड़े ओसीडी की सनक के संदर्भ में ये वीडियो धार्मिक ओसीडी पर आधारित है। तो ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैंने पहले अनुभव किया है, तो मैं इसके बारे में बहुत कुछ बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन मैं धार्मिक सच्चाई के बारे में बात करना चाहूंगी, जिसका बहुत अधिक फोकस होगा कि क्या हम धार्मिक तरीके से सोचते या व्यवहार करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सब्सक्राइब कर लें नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, जिससे आपको नए वीडियोस जब आते हैं उनका पता चलता रहे। तो धार्मिक सच्चाई को सही तरीके से बताने के लिए मैं कुछ ऑनलाइन रेफरेंसेस दूंगी, जहां मैं इसके अच्छे विवरण के लिए देख रही थी, जिससे मैं ये निश्चित कर सकूं कि मैं इसे अच्छे से समझ गई हूं। तो धार्मिक सच्चाई का उल्टा नैतिक सच्चाई अपने को अलग से पेश करती है, जहां एक व्यक्ति अनुभव करता है घुसपैठियों और नकारात्मक पक्षपाती सोच को, जो नैतिक चरित्र के साथ घिरा होता है। खासकर इसमें उनका खुद का झूठ मूल्यांकन शामिल है, बुरे या नैतिक तरीके से जो उनकी सोच और क्रियाओं के अंदरूनी फैसले पर आधारित है। एक व्यक्ति की नैतिक सनक का अक्सर पीछा होता है बाध्य या टालने योग्य व्यवहारों की श्रृंखलाओं के द्वारा उनके उस दुख को कम करने की कोशिश के दौरान जो वो महसूस करते हैं, और अपने दूषित डर को सच होने से या दूसरे के सामने उजागर होने से बचाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये वीडियो बनाना फायदेमंद होगा। पहली बात, क्योंकि मैंने अधिक से अधिक खोजा है, जैसे मैंने नैतिक सच्चाई के बारे में सुना है। ये ऐसा कुछ है जिससे मैं निश्चित तौर पर पीड़ित हुई थी अपने जीवन के अलग अलग बिंदुओं पर, और ये ऐसा कुछ है जिसने मेरा पीछा वहां तक किया जब मेरी ओसीडी खासकर बुरी थी, दूसरी चीजों को लेकर जो उस समय मेरी असली सनक से बाहर थे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे महसूस नहीं कर पाई। ये इतना ताकतवर है कि मैं चीजों को लेकर अटक जाती थी, जिस पर दूसरे लोग जरूरी तौर पर नहीं अटकते थे, और अपने को चिंता में पाती थी, बातें करती थी, उसको लेकर गूगल करती थी। मुझे ये भी लगता है कि यही बात करना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि मुझे लगता है नैतिक सच्चाई दूसरे विषयों में भी घुस सकती है। ये कुछ ऐसा है जो हम दूसरे विषयों के साथ करते हैं। अक्सर वो डर जो विषय को ईंधन देता है लगभग समान होता है, या ये वही डर होता है जो कई विषयों को ईंधन दे रहा है। तो कारण कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम सभी के एक व्यक्ति के रूप में अपने खुद के नैतिक समूह होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम किसी खास कड़े तरीके से बड़े हुए हैं। मैं खास कड़े तरीके से बड़ी नहीं हुई हूँ। मैं बहुत दयालु पेरेंट्स के द्वारा बड़ी हुई थी, और मुझे लगता है कि ये शायद उसका हिस्सा है कि मैंने खुद इतना अधिक फोकस दिया, भर दिया है। तो मैं खुद को पाती हूँ बहुत अधिक सनक में ये लेकर कि मैं किसी के साथ बात के दौरान बहुत अधिक नर्म रहूं, या अगर मैं किसी रुके के संपर्क में आती हूँ, या मेरे किसी के साथ शायद दोस्ती के साथ विरोध होता है और उन्होंने कहा या ऐसा कुछ किया जिससे मैं परेशान हो गई और मैंने इसे अपने साथ रख लिया। मैं इसके बारे में बहुत सोचती थी और बाद में इसे सही करने की कोशिश करती थी अगर इसको लेकर मेरे व्यवहार में जवाब सही या गलत होता था। इस तरह की भावना जिसे मैं निश्चित तौर पर ये जानना चाहती थी, क्या मैंने सही और सटीक तरह से जवाब दिया। और मैंने खुद को न सिर्फ इसको लेकर चिंतित होता पाया, और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि मैंने शायद ऐसा अपने ओसीडी रिकवरी के साल में भी अनुभव किया। तो एक समय पर जब मैं ओसीडी के बारे में अच्छे से जानती थी, और खासकर हमारी ओसीडी जो उस समय मेरा मुख्य विषय था, फिर भी मैं अपने को इसमें फंसा पाती थी, अपनी खुद की नैतिकता पर सवाल करती। जब ये मेरे रिश्तों पर आया, मैं वापस जाकर गूगल करना और अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा बातें करना, शायद किसी भी विरोध को लेकर जो मेरा किसी दोस्त के साथ या परिवार के साथ हुआ, जो असल में एक तरह से मेरे फिर से भरोसा पाने का तरीका था, लगभग एक तरीके का स्वीकार करना। और मैं अपने को ये करते समय निचोड़ा हुआ पाती थी। ये नहीं पता चलता कि असल में मेरी ओसीडी खास डर के साथ खेल रही है जो मेरी योग्यताओं को ईंधन दे रही है। इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए कि मैंने शायद उस समय अच्छे से जवाब नहीं दिया, या शायद मैं उतनी नर्म नहीं थी, शायद मैं थोड़ा ज्यादा रुकी थी, या शायद मैं गलत थी,
या शायद मैं थोड़ा अपेक्षापूर्ण थी। मैं एक समय उस अनिश्चितता को लेकर संघर्ष कर रही थी। तो वहां डर था जो उन व्यवहारों को ईंधन दे रहा था। लेकिन असली बात जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये मेरी चीजों के लिए मेरे जवाब के रूप में होगा जो मेरे दोस्तों और परिवार में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद मेरे रिश्तों के ओसीडी के साथ कुछ बदलाव है जहाँ पर मैंने किया था, यही कारण का हिस्सा है। मुझे लगता है कि इस वीडियो में ये बताना जरूरी है कि नैतिक सच्चाई, मुझे लगता है ये डर दूसरे विषयों को भी ईंधन दे सकता है और इसमें निश्चित तौर पर बदलाव भी होंगे। इसलिए ये जरूरी है कि अंदर के डर को दिखाया जाए और ना कि शायद विषय बहुत जरूरी है क्योंकि विषय ही आपको अंदर के डर तक ले जाता है। लेकिन जब आप एक बार सच में एक्सपोजर को देखना चाहते हो या बेकार के विषयों का विरोध करना चाहते हैं, ये अंदर के डर के सबसे बुरे परिदृश्य को घेरे हुए रहता है। तो मेरे लिए ये देखना कि कहाँ है मेरा, अगर हम इसे नैतिक सच्चाई कहना शुरू करते हैं जिसे फोकस किया गया है, इतना नर्म और ध्यान रखने वाला मेरे दोस्तों और मेरे परिवारों के लिए जो रिश्तों के ओसीडी से थोड़ा बहुत आगे निकल जाता है। मुझे लगता है मेरे लिए ये उन लोगों के छूटने के डर द्वारा चलाया जाता है जिनकी मैं बहुत परवाह करती हूँ। लेकिन बिल्कुल यहाँ ये सच्चाई भी है कि कोई जो रिश्तों की ओसीडी से पीड़ित हो, जिसके पास डर हो सकता है, मैं अपने पार्टनर के साथ रहकर गलत चीजें नहीं करना चाहती हूँ। भले ही मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं करती हूँ, उन्हें आगे ले जाना या रखना नैतिक रूप से गलत है। यहाँ जैसे है, यहाँ ऐसे काम है कि आपको लगता है आप ले रहे हैं आरओसीडी के साथ, जहां आपको लगता है आप अपने नैतिकता के खिलाफ जा रहे हैं। उसमें आप सोचते हैं कि किसी के साथ रहना ठीक नहीं है। जब आपको ऐसे विचार आते हैं तो ये उदाहरण है जहां ये दूसरे विषयों को पार करता है। शायद कम, बिल्कुल निश्चित तौर पर अधिक उम्मीद है ये होगा पीओसीडी या नुकसान देने वाला ओसीडी, क्योंकि आमतौर पर ये नैतिक चीजें नहीं मानी जाती, दूसरे को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना। लेकिन जैसा मैंने कहा, कम निश्चित तरीका है। शायद आरओसीडी, मुझे कुछ तरीके से लगता है कि नैतिक सच्चाई और भी आ सकती है अगर आपको सच्ची घटनाओं की भी सनक है, या झूठी घटनाएं या झूठी यादें। ये सोच है, क्या मैंने अनैतिक तरीके से व्यवहार किया, खासकर सच्ची घटनाओं के साथ आप जैसे रुक से जाते हैं उन चीजों के लिए जो पहले कभी हुई होंगी, और क्या आपने सच में बुरी तरह व्यवहार किया, क्या आपने बुरी तरह जवाब दिया। तो ये निश्चित टकराव है। लेकिन असली बात करने के लिए जो है कि क्या सच में या नहीं ये किसी और विषयों के साथ टकराव करती है। वो डर जो इन्हें चला रहा है वो जरूरी चीजें हैं, लेकिन साथ ही खुद की चीज भी है जो अक्सर अधिक सच्चाई के साथ समस्या है। ये सब कुछ या कुछ भी नहीं, जो सोच है एकदम लिखित कहने के लिए ये सोचना कुरूपता होगा, और सोचना कि मैंने उस समय अच्छे से व्यवहार नहीं किया, जिससे इस तरह का ये मुझे पूरी तरह से बताना होगा मैं अनैतिक हूँ, मैं बुरी हूँ, मेरी नैतिकता बुरी है। आप किसी समय पर विवेकहीन रहे हो, भले ही अगर आप ऐसे कोई हैं जो दया और दूसरे की भावनाओं को महत्व देता है। शायद अगर उस समय पर विवेकहीन होते तो आपके बारे में सब कुछ नहीं बताता। लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, लोग बस लोग होते हैं जो अच्छे और बुरे काम को कर सकते हैं, और वो ऐसे कामों को शामिल करता है जो खिलाफ है, काम जो दोनों नर्म और कठोर हैं, और विचार जो नर्म और कठोर हैं, शब्द जो नर्म और कठोर हैं। हम सब समर्थ हैं दोनों पक्षों के लिए, और अच्छाई और बुराई के तरंगों के बीच सभी कुछ के लिए। तो यही इसका एक बड़ा हिस्सा है कि कुरूपता जो सामने है बहुत सारे ओसीडी विषयों के साथ, वो खुद के लिए अच्छाई और बुराई का पूरा मूल्यांकन है। और हम जब इसके लिए अपने विश्वासों को खोना शुरू कर देते हैं, ये वहां बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक आजादी और लचक की अनुमति देता है, उन शर्तों पर कि हमें शायद उस बातचीत के दौरान उसमें उतना नहीं फंसना है, या वो खास चीज जिससे हमने लड़ाई लड़ी है। लेकिन क्या अगर मैंने उस समय अनैतिक तरीके से काम किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगली बार आप अच्छी तरह से काम नहीं करोगे। आप इस सोच को धारण नहीं कर सकते कि आगे जाकर आप अच्छे से काम करेंगे, और तो और इस भयानकता के साथ दूसरी कुरूपता इसकी भयानकता का रूप होगा।
ये भयानक है कि मैंने उस व्यक्ति से उस तरह व्यवहार किया। मैं बस पूरी तरह से बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मैं डरावना हूँ, मैं अनैतिक हूँ उस तरह व्यवहार करने के लिए। अगर मैं उस व्यक्ति के लिए कठोर था, क्या ये सच है मैं इतना डरावना हूँ? क्या वो व्यक्ति इसे 5 सालों तक याद रखने वाला है? क्या ये सच में सबसे बुरी चीज है जो आपने उस व्यक्ति के साथ किया? और यही चीज इस विचार के साथ जो आप सोचते हैं आपके नैतिकता के खिलाफ भी जाती है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास अच्छे और बुरे विचार हैं। मेरा मतलब है, मैं इसमें बहुत अधिक नहीं जाऊंगी क्योंकि हम विचारों को सुनकर मौत के बीमार हो गए हैं। क्यों? इसलिए मैं बहुत अधिक इसमें नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर हमें इसे इतना लिखित रूप से नहीं देखना चाहिए और हमें अपने 100% एक ही तरह या दूसरी तरह का नहीं बना लेना चाहिए। तो मैं बस चाहती हूँ बाध्यता पर थोड़ा ध्यान देना, जो हमने नैतिक सच्चाई के साथ देखा है। मैंने कुछ बताया जो मैंने खुद अनुभव किया है। स्वाभाविक रूप से अधिक चिंता करने पर हम में से अधिक लोग बहुत अच्छे से करते हैं गूगल करना। ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमने किसी दोस्त को दुखी कर दिया, या ये कैसे पता करें कि आपने कठोर तरीके से व्यवहार किया? ये जैसा शायद कि और के सामने स्वीकार करने जैसा है कि क्या आपने किसी से किसी खास तरह का व्यवहार किया, आपके पास किसी के बारे में कोई विचार आया और वो उनके लिए कठोर विचार थे, या किसी परिस्थिति को लेकर बहुत आगे तक चले गए हो। भले ही वो आपका किसी के साथ कुछ विरोध हो, इसके बारे में अधिक बात करने को लेकर और इसके तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहीं असल में किसी सही या गलत में नहीं, या आपके काम सही या गलत में नहीं, या ये किसी के साथ जांचना हो सकता है जिसने बातचीत की हो जिसके लिए आप निश्चित नहीं हो उस बारे में कि क्या मैंने तुम्हें दुखी कर दिया, या शायद आपके पक्ष में जाते हुए मुझे माफ करना वो सब कहने के लिए मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। ये शायद हो सकता है भले ही आप अपनी बात को किसी चीज का सहारा दे रहे हो, आप पीछे जाकर जैसे किसी चीज को वापस करने की कोशिश कर रहे हो। आपने किया है यही सब चीजें किसी अनिश्चितता को हटाने की कोशिश, जो आपके लिए संभावना कि आपने ऐसे व्यवहार किया किसी तरह से जो आपके नैतिकता के खिलाफ जाती हो, सही या गलत या दयालु होने को लेकर। दूसरी चीज जो हम लोग खुद को करते हुए पाते हैं वो टालने की आदत है। तो हम कोशिश कर सकते हैं लोगों का सामना करना टालना, क्योंकि हम डरते हैं कि हम इसे ठीक से नहीं कर पाएंगे, और फिर उसके बाद हम सनक के साथ ग्रसित नहीं होना चाहते कि हमने उसे सही से संभाला नहीं है। लोग शायद सामाजिक परिस्थिति को टालें उस डर के लिए कि वो शायद कुछ कह दे, कठोर या जो दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाए। ये शायद टालना हो सकता है कि किसी शॉप या रेस्टोरेंट में शिकायत को लेकर अगर आपको अच्छी सेवा नहीं मिली है, या किसी खाने के सामान को वापस भेजना हो सकता है, ये सही नहीं है। फिर इस तरह के डर के लिए सही तरह से व्यवहार करना, क्या ये मुझे डरावना बना देगा? असल में ये एक तरह से करता है, मुझे बनाता है। अगर ये सनक ले आता है जो आपको ऐसा बनाता है कि आप सवाल करना शुरू करते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, और कहीं आप सही में दयालु या नरम हैं, या असल में आप किसी चीज में बदल रहे हैं जिससे आप सच में नफरत करते हैं और आप ऐसे नहीं होना चाहते। जैसा मैंने कहा, ये मदद करता है। अगर हम कोशिश करके इसके अंदर जाना चाहते हैं, ये अंदर के डर का पता लगाने में मदद करता है। तो एक अंदर का डर है, ये इस तरह का है जैसे किसी को नुकसान पहुंचता हो, शायद शारीरिक नहीं, लेकिन ये उन्हें भावनात्मक नुकसान पहुंचाता है। और फिर अगर आप पीछे देखते हैं कि सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है, या आप उन्हें कितना बुरा महसूस करवा सकते हैं, या ये वही है क्या जिससे आप डरते हैं कि आप किसी को इतना बुरा महसूस करवा सकते हैं कि वो खुदकुशी या ऐसा कुछ भी कर सकता है, तो आप चुनौती देना शुरू करते हैं, सबसे बुरे परिदृश्य को यहाँ चुनौती देना। या शायद आप डरते हैं कि आपके सारे रिश्ते आपके जीवन में खत्म हो जाएंगे, तो आप डरते हैं कि आप अकेले रह जाएंगे। और अगर आप हमेशा सही से व्यवहार नहीं करेंगे और दया के साथ, और अगर कभी आप दया के साथ काम नहीं करेंगे, ये ऐसा हो जाएगा कि वो करना सही था, क्योंकि शायद वो व्यक्ति, हमें निश्चित जानना होगा कि वो व्यक्ति जिससे हम शायद नर्म नहीं थे, हमें उनके साथ नर्म होने का अधिकार नहीं देता, क्योंकि वे बुरी तरह व्यवहार किए या ऐसा कुछ।
तो ये जैसे एक तरह का टालना है। हम शायद अपने रिश्तों में विरोध टाल रहे हैं, डर के लिए जो हमारे रिश्ते को बुरा व्यवहार करने से खत्म कर देगा। या ये शायद इस चीज का डर हो सकता है कि कैसे दूसरे लोग हमें एक व्यक्ति के रूप में लेते हैं, कि वो हमें गलत समझते हैं और सोचेंगे कि हम डरावने हैं, या बस हाँ, या सोचेंगे कि हम अनैतिक व्यक्ति हैं और वो उसके आधार पर हमारे सभी मूल्य या नैतिकता की जांच करेंगे। एक चीज जो असल में निश्चित, जैसा कि मैंने कहा दूसरे वीडियो में, एक चीज मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती रहती थी कि कोई भी आपके बारे में नहीं सोचता उतना जितना कि आप खुद के बारे में सोचते हैं, और ये बिल्कुल सही है। तो वो व्यक्ति शायद हमको लेकर 100% चिंता नहीं करने वाला है, उस एक काम को लेकर कि उस आदमी की नैतिकता बहुत बुरी थी, उस एक चीज के आधार पर जो उन्होंने कहा है। ये जैसे हम पिछले सूची को लेकर उनकी स्वीकृति चाहते हैं। ठीक है, शायद वो हमें स्वीकार न करे, शायद वो हमारे काम करने के तरीके से सहमत ना हो, और शायद वो हमें उस एक चीज को लेकर जांचे जो शायद हमने किया होगा अनैतिक तरह से व्यवहार, और दूसरी तरह से हम इसको चुनौती देना चाहते हैं नैतिकता के साथ। नैतिकता सभी व्यक्ति के लिए अलग होती है और ये समय के साथ बदल जाती है। ये नजरिए की तरह ही होते हैं। तो मैं क्या चीजें जिन्हें मैं सही या गलत देखती हूँ, और जैसे मैं बड़ी हुई और जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा और जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, वो आपके लिए अलग होगी और आपके पार्टनर के लिए अलग होगी, और ऐसी बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन वो भी शायद एकदम समान ना लगे। तो अगर हम चिंतित हैं कि दूसरा कोई हमारे और हमारी नैतिकता के बारे में क्या सोचेगा, याद करने वाली एक अच्छी बात ये है कि हमारे बीच हमेशा अंतर होने ही वाला है। तो भले ही हम खुद को पीड़ित करें, क्योंकि मैं अगर इसको लेकर अटकती हुई हूँ कि मैंने अपने नैतिकता के खिलाफ काम किया उस दूसरे व्यक्ति के प्रति, वो दूसरा व्यक्ति फिर भी शायद उसे दूसरी तरह से देखे, तो ये दूसरा होगा। अगर हम सच में चुनौती को शुरू कर सके कि कितना कसकर हमें इन चीजों को पकड़ कर रखना है, क्योंकि अगर हम इसके पकड़ में आ गए अपनी प्यारी जिंदगी के साथ, सोचिए ये डरावना होगा अगर हम इस तरीके से काम नहीं किए। तो ये विश्वास, ये नैतिकता जो हमारे पास है, सोचते हुए कि हम भयानक है, अगर हम नहीं है तो हम भयानक हैं, ये डरावना होगा अगर हम सही तरीके से काम नहीं किए तो। उन हंसी वाले आदर्शवादी उच्च मानकों के साथ जो हमने अपने लिए बनाए हैं, अपने व्यवहारों के साथ, फिर ये डरावना है जब असल में दूसरे व्यक्ति के लिए, जबकि उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया है, उन्हें शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ा होगा कि आप उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि जो वो सही सम्मान वाला व्यवहार लगता है वो शायद आपके लिए अलग हो। तो मुझे लगता है कि ये सच में दिमाग में बैठा लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो नैतिक सच्चाई की बातचीत में फायदेमंद हुआ होगा। कैसे ये दूसरे विषयों से टकरा सकता है, लेकिन ये सच में कैसे अंदर के डर द्वारा चलाया जाता है जिसे शायद हम पकड़ कर बैठे हों। और मैंने निश्चित ये बात की है कि कैसे बाध्यता के शर्तों के अनुसार लगेगा। निश्चित ही यहाँ बहुत बाध्यताएं हैं, ये हर व्यक्ति के अनुसार अलग होती है, लेकिन सच में मैं इसे जैसे देखती हूँ, ये एक तरह से एक आदर्शवाद का रूप है हमारे व्यवहारों के संदर्भ में, कि हमें हर समय अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जो बात स्वीकार करने वाली है कि आदर्शवाद को लेकर हमारे विचार एक नहीं है, जैसा कि दूसरे व्यक्ति का आदर्शवाद को लेकर विचार है, तो ये सच में बिल्कुल हमारे लिए मददगार नहीं होगा कि उस आदर्शवाद की सोच को इतना कसकर पकड़ कर रखे। लेकिन ये भी जांचना कि कितना आगे हमारा इसको सच में पकड़ कर रखना मदद कर रहा है। बस ये जो कर रहा है कि मतलब मैं इन परिस्थितियों को टाल रही हूँ, शायद मुझे हमेशा वो नहीं मिलता जो मैं परिस्थितियों से चाहती हूँ, क्योंकि मैं डरी हुई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे व्यवहार करना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए, मैं करना चाहती हूँ, या मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। ये मानना अच्छी बात है कि कोई अच्छी चीज आपको नहीं मिली है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको नहीं चाहिए।
आप सोचते हैं ये आपके नैतिकता के खिलाफ होगा, या अगर आपको वो भी नहीं चाहिए तो बाद में सवाल करें और अनिश्चितता से ग्रसित रहें। तो हाँ, ये आपके लिए मददगार हुआ होगा। अगर आप ऐसे कोई हैं जो शायद अटका हुआ है कि कहीं आप आदर्श तरीके से किसी चीज के लिए व्यवहार किए हैं और ना कि उस संदर्भ में, खासकर कि शायद किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाएं, तो मुझे लगता है ये मददगार होगा। ध्यान रखें। बाय।